गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम लेसन 5 पढ़ रहे थे बच्चों, धातुएं और अधातुएं। बच्चों हमें 5.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना था, है ना। एक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा कर देखेंगे धातुओं को और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इससे हम क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री 2 परख नलियाँ लेंगे, एक कांच की स्लाइड लेंगे, एक चिमटी, मोमबत्ती, माचिस, नीला व लाल लिटमस पेपर लेंगे, मैग्नीशियम का तार लेंगे, गंधक जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, है ना, सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, और पानी। इतना हम आवश्यक सामग्री में लेंगे। अब हम देखेंगे, पहले मैग्नीशियम के तार को चिमटी से पकड़कर मोमबत्ती की सहायता से जलाएंगे, है ना। जब यह अच्छी तरह से जलने लगे तब इसके ऊपर एक परख नली उल्टी रखेंगे, है ना, ताकि बनने वाली जो गैस है वो परख नली में एकत्रित हो जाए। जब यह तार पूरी जल जाए तो जले हुए टुकड़े की राख को भी उसी परख नली में डाल दें, है ना। जो हम उल्टी रखे थे, जो गैस जिस परख नली में एकत्रित हो रहे थे, उसी परख नली में हम क्या करेंगे, जब पूरी तरह से मैग्नीशियम का तार जल जाएगा तो उस राख को हम उसी परख नली में डाल देंगे, है ना। जब यह तार पूरा जल जाए तो टुकड़े की राख को भी उसी परख नली में डाल दें। परख नली में तुरंत ही थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, पानी, है ना। परख नली में तुरंत ही थोड़ा सा पानी डालें और गैस व राख को घोल लें। ठीक है, उसमें गैस भी एकत्रित हुई है उस परख नली में, मैग्नीशियम के तार को जब जला रहे थे तो, है ना, और उसी में हम राख को भी डाल दिए और तुरंत थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम उसका घोल ले लेंगे, घोल बना लेंगे, है ना। उसको घोल देंगे तो घोल बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब देखेंगे परख नली के घोल की जांच लाल व नीले लिटमस से करें, है ना, लाल और नीले लिटमस से हम करेंगे। इसी प्रकार से अब देखिए सेकेंड में, यही प्रयोग गंधक के साथ भी करें, है ना। गंधक को कांच की स्लाइड पर रखकर जलाएं, बनने वाली गैस को परख नली में एकत्रित करें तथा परख नली में पानी डालकर घोल लें। बने विलयन की जांच भी लाल व नीले लिटमस से करें। अब सारणी 5.2 को कॉपी में बनाकर प्राप्त अवलोकन को उसमें लिखें। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम मैग्नीशियम के तार को जला रहे थे, उसी वक्त हम क्या किए, उसके गैस को इकट्ठा करने के लिए परख नली को उल्टी रख दिए थे, है ना। इसी प्रकार जब हम गंधक को स्लाइड के ऊपर रखकर जलाते हैं तो जब गंधक जलने लगता है तो हम फिर से जो परख नली होता है उसे उल्टी रख देते हैं ताकि उसमें गैस है इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, और फिर उसमें हम पानी मिला देंगे और घोल लेंगे, है ना। फिर हम उसे इस प्रकार से लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर पर उस घोल को डालकर देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त गैस का विलयन और गंधक के दहन से प्राप्त गैस का विलयन। ठीक है, तो दोनों में गैस का विलयन है बच्चों। सारणी 5.2। अब हम लिए हैं लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव, नीले लिटमस पेपर पर प्रभाव, अम्लीयता और क्षारीयता। तो हमें, जब हम मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त गैस के विलयन को लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे, है ना। जब हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ये लाल लिटमस पेपर कौन सा रंग देगा बच्चों, नीला रंग देगा, है ना। जब लाल लिटमस पेपर हमारा नीला रंग हो जाता है तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम के दहन से जो प्राप्त गैस विलयन है वो किसे दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्षारीयता। ठीक है, और नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसी प्रकार से हम गंधक के दहन से प्राप्त गैस का विलयन को हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर जब नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो गंधक के दहन से प्राप्त जो गैस का विलयन है वो किसे दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे अधिकांश धातुएं, है ना, अधिकांश धातुएं
हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो अधिक से अधिक जो धातुएं होते हैं वो क्या करते हैं, जब हवा कि ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो अक्सर वो ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। फिर जो ऑक्साइड होता है वो क्या करते हैं, जो पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेंगे, पानी के साथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अधिकतर अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, है ना। इसके जस्ट विपरीत उल्टा, है ना, अधिकतर अधातुएं, यहाँ पर धातु लिए थे, धातु जो मैग्नीशियम है हमारा, हम यहाँ पर क्या लिए हैं, अधातु, जो हमारा ये सल्फर है। सल्फर हमारा क्या है, अधातु है ना। इसे हम धातु नहीं कहेंगे, ये अधातु हैं। तो अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल देते हैं, है ना। पहले हम सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया किए तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाए। अब हम देखेंगे बच्चों जल के साथ क्रिया। पहले हम क्या देखे थे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। क्रियाकलाप 5 शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। हम आवश्यक सामग्री में लेंगे कांच का ट्रफ, है ना, पानी, सोडियम, छन्ना पत्रक, चिमटी। छन्ना पत्रक जिससे हम जो विलयन बनाए होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, छन्ना पत्रक के द्वारा छानते हैं, मतलब फिल्टर पेपर, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम हम लिए हैं, ठीक है, चिमटी लिए हैं, पानी भी लेंगे और कांच का ट्रफ, है ना, ये हम आवश्यक सामग्री में लेंगे। अब देखेंगे कांच के ट्रफ को पानी से भर लीजिए। हमें कांच के ट्रफ को किससे भर लेना है, पानी से। मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम का एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए, है ना। मिट्टी के तेल में हम क्या डुबाए हैं, सोडियम को, ठीक है। मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम को हमें क्या कर लेना है, छोटा सा टुकड़ा काट लेना है, ठीक है। इस टुकड़े को छन्ना पत्रक की सहायता से सुखाना है, ठीक है। अब इसे टब में डाल दीजिए। टब में डालते ही सोडियम धातु का टुकड़ा सरल ध्वनि के साथ पानी में घूमता हुआ शुरू हो जाता है, घूमना शुरू कर देता है, तथा उसमें आग लग जाती है। किसमें, सोडियम, है ना। सोडियम पानी, जब हम सोडियम को टब में डालते हैं तो वो कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है, सरल ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो चारों ओर घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उसमें आग भी लग जाता है, किसमें, सोडियम धातु में, ठीक है। अब देखते हैं सोडियम पानी के साथ जब क्रिया करता है, Na सोडियम का फॉर्मूला है, H2O पानी का, ठीक है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, है ना। हाइड्रोजन क्या है, हमारा गैस। अब देखिए सोडियम तथा पानी के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ना। सोडियम और पानी के बीच जब अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ना। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब यह क्रिया होता है तो बहुत ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। अपने आसपास की अन्य धातुओं तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक आदि को भी पानी में डालकर देखें, ठीक है बच्चों। हम जिस प्रकार से सोडियम को पानी में डाल के देखे थे, इसी प्रकार से हम अन्य धातुओं को भी डालकर देखेंगे, जैसे कि तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक आदि को भी, है ना, पानी में डालकर देखेंगे। यहाँ क्या वे भी पानी के साथ सोडियम के समान क्रिया करती हैं, है ना। तो देखते हैं बच्चों, जब हम डालकर देखेंगे इन सभी धातुओं को तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है ना।
आप सभी को पता है मंद अभिक्रिया क्या होता है। मंद अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से क्रिया होता है ना। जैसे दूध से दही बनता है तो बहुत उसमें क्या होता है, मंद अभिक्रिया होता है, क्योंकि समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम को भी जब हम ठंडे जल में डालेंगे तो मंद अभिक्रिया होता है, बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होता है। परंतु जब हम गर्म जल या जलवाष्प के साथ यह तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। हम गर्म जल में डाल दें या फिर जलवाष्प के साथ हम क्रिया कराएं तो यह तेजी से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम प्लस जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये कौन सा जल है, गर्म जल। ठीक है। जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है ना। जिंक को ले लेते हैं और लोहे को, तो जब जल वाष्प के साथ इसका अभिक्रिया करते हैं, जल वाष्प मतलब सब समझते हैं, है ना। जल से जब जल को गर्म करते हैं तो भाप बन के वाष्पित होता है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जल वाष्प। तो जब जलवाष्प से हम अभिक्रिया करवाते हैं लोहे और जिंक का, तो यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, मंद होती है ना। और तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करते। ये जो धातु हैं तांबा, सोना, चांदी, ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना, कोई क्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं की जल से अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार से होती है ना बच्चों। जो धातुएं हैं वो जल से अभिक्रियाएं तो करती हैं पर भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि ठंडे जल में उनकी क्रिया अलग होती है, गर्म जल में उनकी क्रिया अलग अलग होती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, है ना। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला रखा जाए तो वह जल उठता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है ना। यदि हम फास्फोरस को यूं ही छोड़ दें, पानी में डाल के ना रखें, हम हवा, तो ये क्या होंगे, पानी में डाल के नहीं रखेंगे तो ये जल उठेगा। इसलिए हम हवा से इसे बचाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे सुरक्षित रखने के लिए पानी में डालकर रखते हैं, किसे, फास्फोरस को। ठीक है। यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करते हैं, वायु में ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेते हैं, है ना। अब हम तीसरा देखेंगे, थर्ड में अम्लों के साथ अभिक्रिया। हम पहले देखे थे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, फिर जल के साथ अभिक्रिया। अब जो धातु और अधातुएं हैं उनके रासायनिक गुणधर्म को हम अम्लों के साथ अभिक्रिया कराकर देखेंगे, है ना। धातु और अधातुओं को किसके साथ क्रिया कराकर देखेंगे, अम्लों के साथ। हम क्रियाकलाप 6 में आवश्यक सामग्री में मैग्नीशियम, जिंक, तांबे के टुकड़े, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परख नलियाँ, माचिस, गर्म करने का साधन, ये सारी चीज़ें लेंगे बच्चों आप सभी को पता है जिंक, तांबे, ये क्या है, धातु है ना। मैग्नीशियम ये भी क्या है, हमारा धातु है। और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हमारा अम्ल है जो तनु के रूप में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। परख नलियाँ, आप सभी परख नलियों से परिचित हैं। ये हमारा देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा परख नली है ना, जो कांच का होता है। इसी ये यू आकार का होता है, यू नली के आकार का, यही हमारा क्या है, परख नली है ना। इन तीनों धातुओं को अलग अलग परख नली में लीजिए। अब हम क्या किए थे बच्चों, हम परख नलियाँ जो आवश्यक सामग्री में लिए हैं उन्हीं परख नलियों में हम क्या करेंगे, जिंक, मैग्नीशियम और तांबे, ये तीन अलग जो धातुएं हैं इन्हें अलग अलग परख नलियों में रखेंगे। उसमें 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, है ना। 1/4 डालना है बच्चों, आप सभी जानते हैं 1/4, 3/4 क्या होता है ना। तो जो हमारा जो परख नली होता है उनमें मात्र हमें 1/4 डालना है ना। और 3/4 हमारा क्या होगा, खाली रहेगा। 1/4 में पानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है। यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है
तो परख नली को धीरे धीरे गर्म कीजिए, है ना। यदि हम देखेंगे जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या डालें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम परख नली में डालते हैं और उनमें हम धातुओं को डालते हैं। तीनों धातुओं को अलग अलग परख नलियों में डालते हैं। एक एक परख नली में, एक में डाल दिए मैग्नीशियम, एक में हम क्या डाल दिए, जिंक डाल दिए और एक में तांबा डाल दिए। अब हम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो देखते हैं कि उसमें कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या होता है, यदि कोई अभिक्रिया नहीं होता है तो हमें उन्हें गर्म करना है ना। तो परख नली को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। प्रत्येक परख नली से निकलने वाली गैस, है ना, जो प्रत्येक परख नली से निकलने वाली गैस के समीप हम लाएंगे जलती हुई माचिस की तीली। ठीक है, तो प्रत्येक परख नली से निकलने वाली गैस के समीप जलती हुई माचिस की तीली लाकर परीक्षण कीजिए। क्या होता है बच्चों, जब हम परख नली को गर्म करते हैं और गर्म करते समय जो तीनों धातुएं होते हैं उनमें से क्या निकलती हैं, वाष्प निकलती हैं, है ना। वाष्प के रूप में गैस निकलती हैं। तो उन गैस के समीप हमें क्या ले जाना है, गैस के पास में हम जलती हुई माचिस की तीली को ले जाएंगे तो वो क्या होंगे, जलेंगे। तो देखिए जो माचिस की तीली को जब हम ले जाते हैं, जला के देखते हैं तो मैग्नीशियम और जिंक वाली परख नली से क्या निकलती हैं, गैस, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है ना। निकलने वाली जो गैस है पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। हमें पता है जो पॉप की ध्वनि देते हैं वो कौन सी गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं। और ये कौन कौन सी परख नली से निकली, जिसमें हम मैग्नीशियम डाले थे और जिसमें हम जिंक डाले थे, है ना। मैग्नीशियम की धातु और जिंक की धातु वाले परख नली से पॉप की ध्वनि निकलती है और जल उठती हैं। तो इससे पता चलता है कि निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किए, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, जो ध्वनि पॉप की ध्वनि आवाज़ करता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये उत्पन्न होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है ना। इसी प्रकार से बच्चे हम देखेंगे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। हम देखिए बच्चे मैग्नीशियम और जिंक ये दोनों में से हाइड्रोजन गैस जो पॉप की आवाज़ निकलती है जिससे, है ना, ध्वनि करते हुए हाइड्रोजन गैस जल उठती है। पर जो तांबे के टुकड़े हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं किए, ठीक है। तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। वो भी कौन से सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आप सभी जानते हैं सांद्र और तनु में क्या फर्क होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, ठीक है, पर कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नहीं लिए। तो तनु किस प्रकार से, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं इनकी मात्रा कम होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम यहाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं। तो क्या हुआ, जो तांबा है ये इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना। यदि हम तांबा किसके साथ अभिक्रिया करेगा, यदि हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो इसके साथ में तांबा क्रिया करता है, ठीक है। हम धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, है ना। जैसे मान लो हम एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं बच्चों, हम कुछ तांबों का भी यूज करते हैं, ठीक है, पीतल, तांबा और
लोहे के बर्तनों का भी यूज करते हैं, ठीक है, कांसा का। तो ये सभी जो धातुएं से बने बर्तन होते हैं, इनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है। जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अचार, इनमें अम्ल उपस्थित होते हैं बच्चों। दही, इनमें भी अम्ल उपस्थित होते हैं। खट्टे फल जितने होते हैं वो अम्लीय होते हैं, उनमें भी अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब इन बर्तनों में इनके भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु की क्रिया के कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं, है ना। अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। तो बच्चों, कभी भी जो हमारा अचार, दही होता है, खट्टे फल होते हैं, इन्हें कभी भी धातुओं के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो धातु के बर्तन हैं उनके साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात ये विषैले पदार्थ बनाते हैं, है ना, विषैले पदार्थ बनाते हैं। तो ये विषैले पदार्थ हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए कभी भी जो अचार हैं, खट्टे फल हैं, दही हैं, जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, उन्हें कभी भी इन धातुओं के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4, धातु का अधातु द्वारा विस्थापन। आप लोग सभी जानते हैं, विस्थापन हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं और जो कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करते हैं, कम क्रियाशील धातु के जगह को ले लेते हैं, और कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं जहाँ वो पहले होते हैं, है ना। तो वो जगह ले लेते हैं, कम क्रियाशील धातु का जगह अधिक क्रियाशील वाला धातु ले लेता है ना, और अपने जगह पर उन्हें विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। मान लो हमारा ये 2 धातुएं हैं, है ना। अब ये धातु, मान लो ये धातु कौन सा है, तांबा है, और ये हमारा धातु क्या है, जिंक है, ठीक है। तो ये धातु अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, और ये हमारा जो धातु है ये कम क्रियाशील है। तो ये कम क्रियाशील होने के पश्चात ये अधिक क्रियाशील वाला जिंक धातु क्या करेगा, ये तांबा का स्थान ले लेगा और इस तांबे को अपने जगह पर विस्थापित कर देगा, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे धातु का धातु द्वारा विस्थापन। तो आप जानते हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, है ना। धातु क्या करते हैं, किनसे क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं ये। आइए अब हम देखें कि क्या धातुएं अन्य धातुओं को उनके विलयन से भी विस्थापित कर सकती हैं, है ना। किससे, विलयन से, जो बना विलयन होता है ना बच्चों, उससे क्या धातुएं अन्य धातुओं को विलयन से विस्थापित करती हैं, कर सकती हैं या नहीं, हम इसे देखेंगे। क्रियाकलाप 7, हम आवश्यक सामग्री लेंगे। आवश्यक सामग्री में हम बीकर, 5 परख नलियाँ लेंगे। कितना, 5 परख नलियाँ। परख नली स्टैंड लेंगे जिसमें हम परख नली को रख देंगे। पानी लेंगे, कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम, है ना, कौन से एल्यूमिनियम, इंजेक्शन शीशी की सील, है ना, तांबे का तार। इतना हम क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री में लेंगे। अब देखेंगे 100 ml के बीकर। आप लोग बीकर जानते हैं बच्चों, ठीक है। इतने चौड़े आकार के होते हैं, जो कांच के बने होते हैं। वो बीकर कितना होना चाहिए, 100 ml का होना चाहिए, ठीक है। अब 100 ml के बीकर में हम कितना पानी डालेंगे, 50 ml पानी डालेंगे, और उसमें लगभग 5 ग्राम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, है ना। अब हम कॉपर सल्फेट डालकर उसे क्या करेंगे, घोलेंगे। स्वच्छ विलयन की बराबर मात्राएं 5 परख नलियों में डालकर इन्हें परख नली स्टैंड पर रख देंगे। अब जो स्वच्छ विलयन की बराबर मात्राएं हम 5 परख नलियों में क्या करेंगे, बराबर मात्रा में डाल देंगे, ठीक है, और परख नली स्टैंड में रख देंगे। अब इन परख नलियों में क्रमशः
कौन कौन से धातु डालेंगे? लोहे के टुकड़े को डालेंगे, जिंक के टुकड़े डालेंगे, मैग्नीशियम का तार डालेंगे, एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालेंगे और एक में तांबे के तार का टुकड़ा डालेंगे, है ना। ये 5 धातुओं को हम एक एक परख नली में उनके टुकड़े को डाल देंगे। अब परख नलियों को बिना हिलाए कुछ देर हमें क्या कर देना है? उसी प्रकार छोड़ देना है, रहने देना है, ठीक है। सारणी 5.3 को अपनी कॉपी में बनाकर प्राप्त अवलोकनों को उसमें लिखें। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, जो लवण के विलयन बनाए हुए हैं ना, लवण के विलयन से धातु का विस्थापन, धातु का किस प्रकार से विस्थापन हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन डाला हुआ है इसमें, और लोहे की कील डाला हुआ है, ठीक है। इसमें लोहे की कील और क्या डाला हुआ है? फेरस सल्फेट का विलयन, ठीक है, और तांबे के परत। तो हम इसमें जब लोहे की कील को डालते हैं फेरस सल्फेट के विलयन में, तो इनमें कौन से परत जम जाते हैं बच्चों? तांबे की परत जम जाते हैं। तो ये क्या किए? ये इनमें विस्थापन हो गया, है ना। इनमें जो तांबे की परत है वो आकर लोहे की कील में क्या हो गए? जम गए। और इसमें कौन से हम फेरस सल्फेट डाले थे, है ना, उसका स्थान ये ले लेते हैं, तो विस्थापित होता है बच्चों इसमें। अब हम देखेंगे सारणी 5.3, ठीक है। इसमें हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु कौन कौन से हैं? लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तांबा, ठीक है। हम 5 परख नली लिए थे जिनमें कॉपर सल्फेट डाले थे, है ना, और उनमें हम थोड़े थोड़े टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, जिंक के टुकड़े को ऐसे हम डाल दिए थे। अब हम देखेंगे कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में हुआ परिवर्तन, कि उनके जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग होता है उनमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है। धातु पर तांबे की परत जमी अथवा नहीं जमी, ठीक है, और अन्य परिवर्तन भी होता है या नहीं, उन्हें हमें देखना है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं विलयन का रंग फीका पड़ गया, ठीक है। क्यों पड़ा? क्योंकि लोहे पर किसकी परत जम गई? तांबे की परत जम गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका भी रंग फीका होता है, नहीं होता है, इनमें लोहे की परत जमी या नहीं जमी, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और जब तांबा, है ना, मतलब क्या होता है बच्चों? इनमें भी जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें भी विलयन का रंग फीका पड़ जाता है और इन पे भी तांबे की परत क्या हो जाती है? जम जाती है। देखेंगे बच्चों तांबा, जिसमें हम तांबा डाले हैं तो तांबा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और जो धातु पर तांबे की परत जमी है तो तांबे पर कोई परत नहीं जमती है। इससे पता चलता है बच्चों, इस प्रयोग में आपने देखा कि 5वीं परख नली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अन्य परख नलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु ने विलयन से तांबे को विस्थापित कर दिया है ना, तथा तांबे का स्थान स्वयं ले लिया है। तो जो हम लोहा लिए हैं, मैग्नीशियम, है ना, और जो विलयन हम लिए थे मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या किए बच्चों? ये सब तांबे का स्थान स्वयं ले लेते हैं, है ना। और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुएं तांबे से अधिक सक्रिय हैं, है ना, तांबे से अधिक सक्रिय हैं। इस क्रियाकलाप को कक्षा के छात्र समूह में विभाजित होकर, मतलब बंटकर, अलग अलग होकर करें, है ना। किस में बैठना है? समूह में, जैसे 5 के समूह, 10 के समूह बना लेते हैं और अलग अलग ग्रुपिंग में विभाजित होकर, बंटकर क्या करना है? इस क्रियाकलाप को करके देखना है। प्रत्येक समूह एक एक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बनाएं, है ना, इतना का विलयन बना लेंगे तथा इन्हीं 5 धातुओं से क्रिया कराएं। अब इन्हीं 5 धातुओं को क्रिया कराकर देखना है। क्रिया होने का पता गैस के बुलबुले निकलने, विलयन के रंग में परिवर्तन, धातु के रंग में परिवर्तन या ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होने के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम
फेरस सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बनाते हैं, है ना। और जब हम उनमें धातुएं को डालते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम इनसे पता कर सकते हैं। यदि उनमें बुलबुले उठेंगे, निकलेंगे, विलयन के रंग में जो परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन से हम पता कर सकते हैं कि उनमें क्रिया हुआ कि नहीं, ऊष्मा उत्पन्न होता है, अवशोषित होता है। इस आधार पे हम पता कर सकते हैं। कक्षा के अन्य समूहों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सारणी 5.4 में यह नोट करें कि लवण के विलयन में डाली गई धातु ने लवण में उपस्थित धातु को विस्थापित किया अथवा नहीं। ठीक है बच्चों, सारणी 5.4 हम देखेंगे बच्चों इससे कि इनमें जो डाली गई धातु है ना, तो धातु ने लवण में उपस्थित धातु को विस्थापित किया अथवा नहीं, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। फर्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है बच्चों। और इसमें देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग होमवर्क में बनाकर मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।